recording. Okay. ओके जी, हम जो है वो प्रोसीड कर देते हैं। आई एम assuming कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है और हम जो है डिस्कस कर रहे हैं समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ऐसे कंपैरेटिव एग्जाम्स। ओके जी, सो वेलकम आमना, सैरिश, नईम, सानिया और वीवो साहेब, वीवो साहिबा। आज हम जो है वो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को समझना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, ये वीक हमारे ऐसे का वीक है। हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम जब भी ऐसे की बात करें, ऐसे को समझने की कोशिश करें, तो उसकी बेसिक्स से सबसे पहले स्टार्ट करें। And when I talk about the basics, I mean कि बेसिक्स का मतलब आपको ये होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन, उसका किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप इंट्रोडक्शन के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं जो लर्न करते हो। ठीक है। सो प्रोसीडिंग फर्दर, हम जो है इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन जब भी आप CSS से PMS के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऐसे में देखते हैं तो आपको ये लगता है कि एक पता नहीं किस तरह से बड़ी मुश्किल से ला कर देखें। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने एक पैसेज के बारे में बात करते हैं, यूजुअली 5 6 10 सेंटेंसेस का। पहला रूल जो है वो याद कर लो। ठीक है। दूसरे में आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपने अपने रीडर की अटेंशन को ग्रैब कर लिया, इसको पकड़ लिया। ठीक है। अब ये होता है क्या, अब देखें जरा, कभी आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि जैसे ही वो घर से निकला उसे देखा कि उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब हो रहा है। तो डू यू फील कि ये स्टेटमेंट जो है पढ़ने के बाद लगता है नॉर्मली कि इससे आगे क्या हुआ होगा, उसने क्या अजीब देखा? आपको लगता है इसमें कुछ ऐसा है कि हमने इसमें ऐसा कुछ रखा कि इंटरेस्ट रीडर का डेवलप हो गया, या ऐसे लिखते हुए कि हमने जो है जब पाकिस्तान की गुर्बत के बारे में लिखा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्ज दिया करता था। Once upon a time, Pakistan used to lend money to other countries. Don't you feel कि इसमें एक दिलचस्पी है कि वो वक्त कब था, तो जब अभी तो ये इकोनॉमिकली स्ट्रैकन कंट्री है जो कि IMF के रहमो करम पे अभी आ गई है। तो isn't it a point of interest कि आपसे ये कहे once upon a time the dollar was equal to Pakistan rupees, तो हमें ये लगता है अच्छा यार ये भी था। ठीक है। सो ये हमारे पास है रीडर्स इंटरेस्ट। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है गिव द जर्नल टॉपिक ऑफ द ऐसे। जो भी टॉपिक आपने चूज किया, उस टॉपिक को चूज करने के बाद आपके इंट्रोडक्शन में जो चंद लाइनें आप लिखेंगे उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आपका जो ऐसे है वो जनरली बातें करे उन तमाम के तमाम जनरल टॉपिक के बारे में, और प्लस आपको जो है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो उस टॉपिक के बारे में। ठीक है जी। और आखिर में मेन पॉइंट ये थीसिस स्टेटमेंट उसके अंदर मेंशन। आज मैंने आपके साथ एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उस आर्टिकल में थीसिस स्टेटमेंट देखिए कहाँ पे है। 2 पार्टिसिपेंट्स ने आंसर किया था। मुझे बताइएगा बाकी पार्टिसिपेंट्स ने उसको देखा नहीं था या उन्हें थीसिस स्टेटमेंट मिल नहीं सकी थी? बाकी पार्टिसिपेंट्स ने देखा था, मैंने कुछ शेयर किया था आज आपके साथ जो है, तो आपको देखने का इत्तेफाक हुआ था। आपके ग्रुप में मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था, वो आई थिंक कि आपने जो है वो देखा था। नईम साहब ने, डॉक्टर सामने साहब ने रिस्पॉन्स भी किया था। और वो जो है, अच्छा आपका नाम क्या है? सैमसंग, सैमसंग भी है, वीवो भी है। मोबाइल फोन का नेम शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ से, मेरे पास एक्सेस होती है। क्योंकि इस तरह सब कमेंट करेंगे हमें पता नहीं चल सकेगा कि आप कमेंट कर रहे हैं, और हम जो हैं वो शायद फिर प्रॉपर तरीके से आपको मुखातिब भी ना कर सकें। हाशिर, हाशिर साहब है, ठीक है ना, हाशिर साहब। और साइंटिस्ट जो हैं वो हाशिर साहब हैं हमारे। सो हाशिर साहब, हमने आपका नाम भी पूरा लिख दिया, हाशिर साहब साइंटिस्ट हैं। वीवो साहिब, ये साहिबा आपका क्या नाम है? वीवो, आपका भी नाम बता दें ताकि हमें पता चले कि कौन आंसर दे रहा है क्वेश्चंस को जब हमने क्वेश्चंस करने हैं।
अगर आप भी मुनासिब सुन रहे हैं, हाशिर साहब को तो मैंने चेंज कर दिया है। वीवो भी अपना नाम बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। वीवो को आई थिंक आवाज ही नहीं जा रही है, चले। अच्छा जी, अब जी हमारे पास क्विकली हमने वो माइंड देखने हैं कि इंट्रोडक्शन में 5 चीजें होनी चाहिए। पहला, 5 या 10 लाइनें होंगी, अटेंशन ग्रैबर होगा, और क्या होगा, जनरल टॉपिक के बारे में बातें। अभी ये क्या कह रहा है, ये चीजें नहीं समझने की जरूरत। अभी मुझे मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये 5 पॉइंट्स याद हो गया। पहला, 5 से 10 लाइनों का होगा, रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करेगा, जनरल टॉपिक ऑफ द एसे के बारे में होगा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देगा, और मेन पॉइंट या थीसिस स्टेटमेंट उसके अंदर होनी चाहिए। सो इंट्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पांचों के पांचों पॉइंट याद होगा? नईम साहब को सबसे पहले याद हुआ, उसके बाद डॉक्टर सानिया साहिबा हैं, आमना सैरी साहिबा हैं, ठीक है जी, और हाशिर साहब खामोश हैं, ठीक है, मुदस्सिर साहब, बाकी लोग भी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो इंट्रोडक्शन होता है ना, इसमें एक 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 स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है, वो पता क्या होती है, देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, जनरल आइडिया से होते हुए स्पेसिफिक आइडिया की तरफ आना। डॉक्टर सानिया साहिबा, अब आपको पता चला कि तीसरी स्टेटमेंट हम क्यों एंड पे लिखते हैं। आपको याद होगा कि जो है, आपने जब हमारे कुछ सेशंस में, इंडिविजुअल सेशंस में बात हो रही थी, तो आपने सबसे टॉप पे लिखा था। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, ये हमारे पास इंग्लिश जिनकी लैंग्वेज है उनमें थीसिस स्टेटमेंट पहले पैसेज के एंड पे आती है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जिसमें हमारे पास जो है वो पहले जनरल आइडिया से बात शुरू होगी, और बाद में बात होते होते थीसिस स्टेटमेंट तक आई। अब जी जनरल आइडिया से क्या होगा, मान लीजिए आपको लिखना है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है। आप सबसे पहले बात शुरू करेंगे, डेमोक्रेटिक वर्ड्स आर enjoying their life, the democratic countries providing all the basic facilities to their masses। अब वहां से होते होते आप जो है वो आएंगे, द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज स्टिल अ हाइब्रिड डेमोक्रेसी। आज के ना इस सेशन के बाद मैं आपके साथ 5 रिसर्च आर्टिकल शेयर करूंगा, आपके ऐसे के पेपर के लिए वो बहुत जरूरी है। ये रिसर्च आर्टिकल जो हैं, सबने प्रिंट निकलवा लेना है इनका, और ये पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, क्योंकि इनमें से ही चांसेस है कि एक हमारा सीएसएस का अगला जो ये पेपर आ रहा है उसमें से एक टॉपिक लाजमी शामिल हो, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नईम साहब मुझे रिमाइंड करवा देंगे अगर मैं ये शेयर ना कर सका कोई 10 PM तक, ठीक है, 10 PM तक एक मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा। अब जी मुझे जो है आपसे ये जो है वो करना है, रीड द इंट्रोडक्शन टू द ऐसे। और अच्छा जी, अब अपनी एक डायग्राम जो है वो बनानी है कि हमें जो है एक ऐसे, वो कहता है कि उसको तरफ चले जाएं जो कि पेज 57 पे है, उसके बाद उसके कुछ कंसर्न है। मुझे चलिए इससे पहले कि हम जो हैं वो इन कंसर्न्स को देखें, हम पेज 57 पे जाने की कोशिश करते हैं, और वहां पे कुछ ऐसे जो हैं वो उनको देखने की कोशिश करते हैं। चलें जी, हम पेज 57 पे चले गए, और ये हमारे पास आ गया जी पेज, कौन सा, 52 है, ये 3 होगा, ये 4 है, और अब जो हम आ गए हैं 57 पे। अच्छा जी, मेरा कंसर्न आपसे ये है कि अब ये जो है वो एक ऐसे आपके सामने है, ठीक है, ऐसे आपके सामने है। इसमें से उसका क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि इस पैसेज में से पहला जो पैसेज है, कहाँ से कहाँ तक जो है वो जनरल आइडियाज हैं, और कहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट जो है वो पाई जाती है। सो मुझे बता सकते हैं इस ऐसे में से कौन ऐसा जो है वो हमारे पास ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो बता सके कि सर ये जो लाइन है ये थीसिस स्टेटमेंट है, इससे पहले जो ऊपर वाली लाइनें हैं वो जनरल लाइन, ठीक है, वो जनरल आइडियाज को बता रही है। सो मेरा क्वेश्चन है पहले पैसेज के मुतालिक, यहाँ पे इस पैसेज के मुतालिक हमारे पास जितने जीनियस माइंड्स हैं वो बताएंगे कि इसमें से जनरल आइडियाज कहाँ पे हैं, और हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है। जी, आप
जो लाइन आपको किसी स्टेटमेंट लगती है उसका पहला वर्ड और डॉट लगा के एंड वाला वर्ड बता सकते। यू आर नॉट सपोज टू राइट द कंप्लीट लाइन। आमना, सहरेश, हाशिर, सानिया, वीवो, लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। वेरी गुड डॉक्टर सानिया, वेल डन। डॉक्टर सानिया साहिबा ने बताया, लेकिन ये क्या है, लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो ये क्या है, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो। आमना सैरिश ने बताया, हमें ये पता चल गया कि हमारे पास पूरी की पूरी लाइन जो है यहाँ से ये हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपने जब भी सीएसएस के कम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी ऐसे लिख रहे हो, पहले उसके अंदर जो है वो लाइनें कितनी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। आपने रूल पढ़ा, लाइनें कितनी होनी चाहिए जी एक इंट्रोडक्शन के अंदर, कितनी लाइनें, 5 से 10। वेल डन आमनो सैरिश, 5 से 10। और उसमें थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे होगा, थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे होगा, शुरू में होगा, मिडिल या लास्ट पे, लास्ट पे होगा। और शुरू में क्या होगा, लाइनों में अंदर क्या बात करेंगे, स्पेसिफिक बातें करेंगे या जनरल बात करेंगे, शुरू में जनरल आइडिया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि कोई ऐसा हमारे पास पार्टिसिपेंट है कि जो ये कहे कि सर मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मुझे सीएसएस के पहले पैसेज जो ऐसे लिखना है उसको कैसे करना है। सो इज देयर एनी पार्टिसिपेंट शो जिसको अभी तक यहाँ तक समझ ना आ सकी हो। अगर क्लियर है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। हम डॉक्टर सारा साहिबा को क्लास में लेट आने पे खुश आमदीद कहते हैं और नईम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक अदद कैमल इन्हें इनाम में दे दें। सारा साहिबा यकीनन आज जो है वो कहीं पे बिजी रही होंगी, तो सारा साहिबा आप लेट हो गए, आपने क्या इन चीजों को समझ लिया जो हमने मेंशन किया था। नईम साहब, कैमल खत्म तो नहीं हो गया आपके पास, या आपने हमारे कैमल जो कि हमारे एमओसीसी की मिल्कियत में थे वो बेच तो नहीं दिए हैं, क्योंकि आपने कैमल अभी तक नहीं दिया। जी, अच्छा जी, नईम साहब ने कैमल तखीर से भेजा है। ये कैमल के पीछे पूरी कहानी है, अगर किसी को कैमल की कहानी का नहीं पता तो वो ये पूछ सकता है किसी दिन, हम ये भी बता सकते हैं ये कैमल ही क्यों। एक हमने कहानी देखी थी कैसे इसकी क्लास में हमारे लिए कैमल जरूरी होता है। अच्छा जी, अब हम दोबारा अपनी उसी एक्टिविटी से, ठीक है सादा साहबा, हम ना समझने की कोशिश कर रहे हैं इंट्रोडक्शन को, कि हम कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंट्रोडक्शन जो है वो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। जनरल आइडियाज पहले लिखेंगे जो हमने अभी देखा एक पैसेज में से, और फिर जो है वो हम लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट। अभी आपने कुछ ज्यादा मिस नहीं किया, ठीक है। आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हैव अ सेफ जर्नी, और आप जो है वो खैरियत से ट्रेवल कीजिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है एसेज में, जब हम ना कम्पिटेटिव एग्जाम्स के ऐसे चेक करते हैं, पीएमएस के मोस्टली जब मैं चेक करता हूँ, तो उन एसेज में ना ये चीज बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती है। मैं अक्सर अपने जब स्टूडेंट्स के साथ उनके एसेज इवेल्युएट कर रहा होता हूँ, सर ऐसे कितने पेज का होता है यार, मुदस्सिर, मेरा तो जो जाती सा एक्सपीरियंस है, मैं उसमें जो है वो एसेस के पेजेस से ज्यादा ना ये देखता हूँ कि उसने लिखा क्या है, किसी स्टेटमेंट क्या है, आउटलाइन क्या है, गलतियां ग्रामर की कितनी हैं। अगर उसने जो है सीएसएस का ऐसे तो मुझे चेक करने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, पीएमएस के एसेस की बात कर रहा हूँ। पीएमएस के अंदर जो है अगर 15 से 20 पैराग्राफ की डिमांड हमारी होती है, लेकिन अगर किसी ने 13-14 भी लिखे हैं लेकिन अच्छा लिखा है तो उसको ग्रीन सिग्नल है, ये गो फॉर दैट। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि इसकी बजाय ना आप जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन पर फोकस करें। अच्छा जी, ये जो चीजें हैं ना, हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ना नॉर्मली बच्चे फेल इस तरह से होते हैं, जब वो एक टॉपिक चूज कर लेते हैं टॉपिक को पूरा पढ़ते ही नहीं, ठीक है, टॉपिक को जब पूरा नहीं पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक क्लियरली। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, ये भी एक पूरी की पूरी आर्ट होती है कि आपने कोई भी टॉपिक जो है वो उसको क्लियरली पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ ना कोशिश करता हूँ कि कुछ जो है सीएसएस का पुराना पेपर मैं देख सकूं कि मेरे पास अगर सेव पड़ा है ना,
तो मैं एक आपके सामने ओपन करूं और आपको ये भी आज सिखा दूं कि टॉपिक आपने चूज कैसे करना है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको टॉपिक चूज कर रहे हो और उस टॉपिक में आपके जो है वो प्रॉब्लम्स ही इतनी आ रही हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, हम इसको भी जो है वो देख लेते हैं। मीनवाइल आपने दूसरे पॉइंट पर गौर करें, गिव सेवरल सेंटेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, कि जो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है वो वो वाला इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि जो टॉपिक को क्लियरली बता सके। मतलब तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो वो इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपने इंट्रोड्यूस करवाया टॉपिक को क्लियरली। जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे जो भी टॉपिक लेना है मैंने उसको बड़ी क्लियरली बताना है। अगर मैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने डेमोक्रेसी पे बात करनी है कि डेमोक्रेसी की सिचुएशन क्या है वतन अजीज के अंदर। जैसे ये क्लियर है वो जरा लिखे चैट बॉक्स में। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है, गिव सेवरल सेंटेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। अच्छा, इसके बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की चीज है। देखें, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो है ये लिख देना है, इधर उधर से बातें उठाई वहां से लिखना शुरू कर दिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप गप्पे नहीं मार सकते हो। ये कोई एकेडमिक ऐसे नहीं है कि जिसके अंदर जो भी लिख दोगे चल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर जो है आपने अपने पास से लिखा, अच्छा जी शायर कहता है, और शायर के बाद आपने खुद से ही बता दिया, मतलब कोई भी गाना कोट कर दिया। तो जब हल्की हल्की हवा चलती है तो ये होता है वो होता है। ठीक है, या फलां वक्त में एक मुफक्कर लिखते हैं, कायद आजम ने कहा था कि जो है पान चबाएगा वो तबाह हो जाएगा। इस तरह के इस यहाँ पे नहीं चलते हैं। ठीक है, मैंने तो लाइटर नोट बात की, ऑन सीरियस नोट बात की। याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप जो बात लिख रहे हो वो बड़ी संजीदा बात होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप खुद से एक मुफक्कर पैदा करो, एक राइटर पैदा करो और आप उससे सोचो कि उसका कोई मुश्किल सा नाम ले लो किसी भी लैंग्वेज के साथ और आप उससे कहो कि अच्छा जी ये फलां वक्त में ये इस बंदे ने ये बात कही थी। नो, इज नॉट द केस। सारे के सारे राइटर्स जब चेक कर रहे होते हैं उनके पास गूगल तक एक्सेस होती है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं कि ये कोड जो जनाब ने लिखी है ऐसे कोई बंदे ने कोड कभी की भी है या नहीं की है। ठीक है जी, तो इस इन चीजों को भी जरा जहन में रखिएगा काइंडली। अच्छा जी, अब ना हम जो है एमओसीसी की ही एक फाइल देखते हैं। अभी मैं आपके सामने एक फाइल ओपन करता हूँ कि हमें टॉपिक कैसे देखना है। लेकिन उससे पहले एक तीसरा पॉइंट समझ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टेट्स द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द एसे। देखिए, थीसिस स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर डेमोक्रेसी है उसके मतलब आप क्या समझते हो वो बता दो। एक जनरल आइडिया क्या है, एक जनरल परसेप्शन जो आपकी है वो आपने बतानी है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे ये लगता है कि दिस इज डेमोक्रेसी। पॉवर्टी है, आप ये देखो जो बात आपको ना, मुझे लगता है कि गुर्बत पाकिस्तान के अंदर से तभी खत्म होगी जब हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर होगी। मलिहा लोधी बहुत अच्छा लिखती है। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आपने देखा मलिहा लोधी के आर्टिकल में टाइटल के नीचे एक चीज होती है, वो क्या होती है भला? अगर किसी ने गौर किया हो तो देखते हैं कितने जीनियस है। मलिहा लोधी सिर्फ डाउन के अंदर एक सिंगल सिंगल राइटर है, तो जब लिखती है तो अपने आर्टिकल के ऊपर एक चीज लिखती है, वेरी गुड डॉक्टर शानवी। वो थीसिस स्टेटमेंट लिखती है, वेरी गुड नेम साहब। वो थीसिस स्टेटमेंट लिखती है कि मेरे सारे के सारे ऐसे में ये जो मैं चीज है ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी। मुझे जरा बताइएगा, जो आज का आर्टिकल मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया था, क्या वो वही थीसिस स्टेटमेंट थी जो नीचे जो है वो उसने शेयर की थी? जो पहले पैसेज के एंड वाली लाइन पे थी, क्या ये वही थीसिस स्टेटमेंट थी? यस। और इससे हमें एक और चीज का पता चलता है, और मलिहा बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है। मलिहा लोधी जो है वो बहुत सी कंट्रीज में जो है वो रह के आई हैं। तो मलिहा लोधी जो है वो बहुत सीनियर जो है वो है। तो उन्होंने जब लिखते हैं, वो जब कोट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये यकीन होना चाहिए। हमारे पास ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म होता है। जुल्म पता क्या होता है? हमारे पास जो है लोग ये समझ लेते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, अगर जो बात उन्होंने कह दी है वही बात सबसे सच्ची है। और ये हर सब्जेक्ट के लिए, अंग्रेजी बेचारी के साथ जुल्म ये होता है कि इसमें जिसके पास भी जिसने भी CSS PMS क्लियर हो जाता है वो समझता है उससे इंग्लिश पढ़ाने का सर्टिफिकेट मिल गया।
ये अंग्रेजी के साथ बड़ा जुल्म है और हमारी 98% लोग फेल हो जाते हैं। वो सिर्फ एक टैग के पीछे भागते हैं। वो ना तो जिन्होंने पेपर चेक करने होते हैं ना वो उनके पीछे भागते हैं। वो कहते हैं जी फलां ने चूंकि पास कर लिया, अगर उसकी ट्रांसक्रिप्ट देखें तो भले उसके 40 नंबर ही हो, लेकिन एक कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर कोई पोस्ट डॉक्टरेट भी चाहे करके बैठा है, वो कमीशन के साथ मुंसलिक क्या वो ये समझते हैं नहीं 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 यार, मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके नतायज जो हैं वो एफपीएससी अपनी रिपोर्ट एक पब्लिश करती होती है हर इम्तहान के बाद। उसके नतायज ये होते हैं कि फिर हमारी आवाम जो है वो फेल हो जाती है। 90% लोगों को थीसिस स्टेटमेंट को जस्टिफाई ही नहीं करना आता कि हमने कहाँ लिखना है। लोग पढ़ाएं अच्छी बात है, मैं इस चीज से कभी भी इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन खुदा हमारे बच्चों को मिसगाइड ना करें। ये तो पहले ही टूटी फूटी इंग्लिश के साथ यहाँ तक पहुंचते हैं और वो सारे सब्जेक्ट पास कर जाते हैं, इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। इंग्लिश प्रेसियन का और उसमें बच्चों का भी क्या कसूर है, जब वो पहले जो है वो आउटलाइन में बड़ा करके लिख देते हैं ये थीसिस स्टेटमेंट है, फिर तीसरी स्टेटमेंट बताते हैं देखें इंग्लिश ऐसे हम हमारे अबाउ इज़ाद की दी हुई चीज नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हमें ब्रिटिश से मिली हैं, तो हमें उन्हीं के तरीकेकार को फॉलो करना पड़ता है। और ये वो चीजें हैं जिनको मलिहा लोग ही लिखते हैं, जो पाकिस्तान से जो सीनियर पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनकी मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में है, जिन्होंने इंग्लिश के इंग्लिश वाले ब्यूरोक्रेट जो हैं वो इसके साथ बड़ा जस्टिस करते हैं। तो आपने वो देखते हैं कि जो ढंग से रिकमेंडेड भी है आपके ना, ये नोट्स जो हैं ये कहीं खला से नहीं आए हैं, ये आपकी उसी ड्राइव के अंदर हैं। और अगर किसी ने देखने की कभी कोशिश की हो, आपकी डेली जो है वो एमपीटी वाले फोल्डर में फाइल्स अपलोड होती रहती हैं। मैं जब शेयर करूंगा शायद आप तब रिवाइज कर लेते हैं, वैसे नहीं पढ़ते हैं। तो जी ये हमारे पास है जी वो टॉपिक्स के जिनमें से आपके सीएसएस का ऐसे हर साल आता है, आर्ट में से, कम्युनिकेशन में से, डेमोक्रेसी में। और हम जब जो है इवोल्यूशन सेशंस में चलते हैं, जो कि क्लासेस में तो मुमकिन नहीं होते हैं, तो ये वाले टॉपिक्स में से जो है वो हम लेते हैं टॉपिक्स, और उसके बाद हम जो है वो चलते हैं आगे। अच्छा ये कोई 30 के करीब हैं, 27 टॉपिक्स हैं। 27 के करीब जो हैं ये हमारे पास 27 टॉपिक्स हैं, सॉरी थीम्स हैं। थीम उसको कहते हैं कि अगर मेरे पास एक दरख्त है, ये एक दरख्त है, इस दरख्त के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फल लग सकते हैं। तो थीम से मतलब ये है कि मेरे पास जो टॉपिक है वो एजुकेशन है। अब एजुकेशन इन पाकिस्तान आ सकता है, एजुकेशन इन इन द यूनिवर्स आ सकता है। हमारे पास जो है वो इन्हीं से रिलेटेड आएगा। तो जब आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आपने अपना काम करना है, तो इनके मुतालिक आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे अभी आपकी असाइनमेंट है कि आर्ट के रिलेटेड हर बंदा जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को ढूंढेगा और वो ग्रुप के अंदर शेयर करेगा, जो कि बाकी सब याद करेंगे। मिसाल के तौर पर आर्टिस्ट के मतलब अब ये अगर आपको लगता है यार ये आर्ट के बारे में कैसा मजमून आ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाए। ये देखिए जो आपका पहला है ना, रिलेटेड टू टॉपिक टू द आर्ट, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है कि जी आर्ट एंड मोरालिटी, आर्ट क्रिटिक्स एंड रिव्यूज। ठीक है, हमने आपकी आसानी के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं वो भी दे दिए। अब देखें कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से मुतल्लिका जो है वो ये वाले आपके थीसिस जो हैं वो आपके ऐसे आ सकते हैं। डेमोक्रेसी है वो ये वाले आ सकते हैं और ये वाले आए हुए हैं। ठीक है, तो इनके मुतालिक अब हम क्या करेंगे कि वीकली बेसिस पे डाटा जो है वो आपके साथ भी शेयर करेंगे कि आप जो है वो उसको भी याद करें और हम जो है वो मूव ऑन भी करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक वार्ड्स हैं पाकिस्तान के लिए जो है, ठीक है, और यही टॉपिक्स हैं वो घूम फिर के दोबारा से आ रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट्स टॉपिक्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं कि इस फाइल के अंदर से तो 50 पेजेस की फाइल है आपके, डेफिनेटली जो है आपके वो आएंगे थीसिस इसी में से आएगा। खैर मेरा कंसर्न अभी ये था कि हमने ये देखना था टॉपिक्स जो है वो उसको समझना था। ये देखिएगा हमारे पास ये है रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर वो क्या पूछना चाह रहा है? सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हमने समझना है कि टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम। बता सकते हैं इसमें भी पूछना क्या चाह रहा है? किस एक वर्ड के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे आप? सिंपल सा वो वर्ड बता दें कि सर ये वर्ड है, इसके ऊपर हमने फोकस करना। हाँ जी। अब जो है हमारे पास
एक ही वर्ड है और वो है रिफॉर्म्स। जो लोग एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर लिख के अपना सारे का सारा ऐसे आ जाएंगे, ये तो उसने मांगा ही नहीं, ये तो उसको पता ही नहीं है। खैर एक और टॉपिक देखते हैं, ये जरा इजी था, ये वाला देखिएगा। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन मस्ट अज्यूम सम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर फेलियर। अब यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज के ऊपर वो पूछ रहा है? सिर्फ 3 वर्ड्स जो हैं वो इस ऐसे में है जिसके ऊपर आप बात करेंगे। वो आपसे पूछ रहा है एजुकेशन सिस्टम और फेलियर, ठीक है? प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है और इसका फेलियर, इसके फेलियर क्या है। अब आप इसमें लाख पॉजिटिविटी के ऊपर लिखाएंगे जी हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बड़ा ये है, बड़ा चिल है, बड़ा मजे वाला है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वो फेल ही करेगा। और वो क्या करेगा? हाँ, सानिया की अप्रोच अच्छी है। तो जी अब आपने टॉपिक भी समझ लिया, तो अब ये तो हो गया वो कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या होता है, जिसको आपने जो है वो क्या कहते हैं उसे, कि नेस्ले का दूध पिलाया हुआ है, वो बड़ा मजबूत टॉपिक है, ठीक है? अब आगे आता है जी वीक इंट्रोडक्शन क्या होता है। ये वाला इंट्रोडक्शन जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना तो कोई पढ़ता है और इनको फौरन से क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। देख लेते हैं वीक इंट्रोडक्शन क्या होता है। अच्छा जी, जिसमें टॉपिक के मुतल्लिका या तो बातें बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। एक तो ये है कि जिसमें जो है वो टू मच का वर्ड जो है वो इस्लाम ने कहा है ना, मॉडरेट रहो, ठीक है? या तो इंफॉर्मेशन कम है या इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, जनरल बातें बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में अगर बातें बहुत भी आती हैं तो कितनी लाइनों से हरगिज क्रॉस नहीं करना। कौन सा डिजिट आपका रेड लाइन है कि जिससे आप कभी भी अपने इंट्रोडक्शन में क्रॉस नहीं करोगे? कितनी लाइंस जो है वो होंगी उससे कभी क्रॉस नहीं करोगे, चाहे उस पर आपको बहुत ज्यादा आता है। आप जो है वो कितनी लाइंस टोटल जो है वो उसके बारे में लिखोगे, आप 10 की डिजिट को कभी क्रॉस नहीं करोगे, 10 को कभी क्रॉस नहीं करोगे। टॉपिक के अंदर टॉपिक नहीं घुसेड़ देना, टॉपिक के अंदर कोई और बातें नहीं करनी कि इंट्रोडक्शन में ही जो है वो कुछ और टॉपिक की बात करना शुरू कर दिया, गलत। और आखिर पे अगर आपको टॉपिक की समझ ही नहीं आई, आप थीसिस स्टेटमेंट कभी भी नहीं लिख सकोगे, वो भी क्रॉस हो जाएगा। लेकिन हम इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देंगे, समझते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि सर जी ये वीक है, ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। नईम साहब सही बताने वाले को एक ऊंट जो है वो इनाम में दीजिएगा। पहला टॉपिक है जी, पहले हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन अच्छा जो है वो पढ़ लेते हैं। जी आमना सहरी साहबा इसकी स्टडी कीजिएगा। ये पहला जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर है चेंज द लॉज। आपने बताना है बाकियों ने कि क्या ये एक वीक जो है वो इंट्रोडक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है। आप ये बताएंगे जी मुसामना प्लीज। Family structure has changed a lot in the last 50 years in Asia. The decrease in the number of extended families and nuclear families has caused several social changes. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जो है फैमिली स्ट्रक्चर्स हैज चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 50 years. The decrease in the number of extended families and nuclear families has caused several social issues. ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है? क्या लगता है वीकनेस की वजह क्या है? ठीक है वीक है, अग्रीड। वजह क्या है, क्या वजह है, ये क्यों वीक है? क्यों, क्यों जी ये वीक है? आपने कुछ पैरामीटर्स पढ़े हैं ना, ठीक है? आपको लगता है कि ये जनरल बातें जो है वो कर रहा है? आपने कुछ और भी पैरामीटर्स पढ़े हैं? ओह यस, वेरी गुड। नहीं नहीं सब आप ना मेरे सिटी में होते ना, तो आज आपको एक अच्छी सी चाय मेरी तरफ से होती और उसके साथ जो है हम ढेर सारे जो हैं वो टॉपिक्स पर बातें गिरते जो इसके मुतालिक थी। ऐसे आपके बिल्कुल ठीक है। ये लेसन 5 लाइंस है। देखें इंट्रोडक्शन इतना छोटा, इतना छोटा, ये तो बहुत कम है। ये अच्छा कैसे हो सकता था? अगर वो कम से कम 2 से 3 लाइनें जिनमें इंफॉर्मेशन होती, वो फैमिलीज की बातें कर रहा है ना, फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज अ लॉट।
in the last 50 years in Asia, the decrease in the number of, शायद वो फैमिली की वेरिएशंस पे बात करता, ठीक है। और मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी कि मुझे इसको पढ़ते हुए इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए। आपने जरा अपनी ईमानदारी से बताइए, इसको पढ़ते हुए कोई ऐसी चीज लगी है आपको जिसने आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली हो कि यार क्या बात है, मेरा दिल कर रहा है इसको पढ़ें। फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड अ लॉट इन लास्ट 50 years इन एशिया, द डिक्रीज। मुझे तो इसमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जिसमें इंटरेस्ट हो, मेरी अटेंशन ड्रॉ कर ली हो, मुझे उसने बांध लिया हो कि नहीं यार ये मैं पढ़ूंगा, ठीक है। सो और दूसरी बात यह, जब आप फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इनको दो तरह की रिसर्च होती है, पार्टिसिपेंट्स याद रखिएगा। एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वालिटेटिव मैं लिख देता हूं, ये देखो, ये काफी चीजें मदद देंगी आपकी जिंदगी में जब आप इन अल्फाज को समझने की कोशिश करोगे ना। किस किस को पहले पता है वैसे ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है? किसी को पता है ये रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं? हमारे पास तो ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको पता है। हाँ, सारा को पता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को पता है। अच्छा देखें, एक रेस्टोरेंट पे आप बैठे खाना खा रहे हो, आपने उस रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाते हुए, आप वो मालिक हो उसके ना, आपका एक जो है वो कस्टमर आपके पास आता है, वो आके कहता है जी फजूल है, मजा नहीं आया भाईजान, ये क्या आपने बर्गर बना के दे दिया। अब ये जो फीडबैक उसने दिया है ये क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटीज के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, ठीक है। अब आप देखते हो कि यार हाँ दुकान पे बर्गर कम होना शुरू हो गए हैं, वजह इसकी यही है। अब जो आपने क्वांटिटेटिव देखा ना, जो नंबरों को डील करती है, वो है कि क्वांटिटेटिव, कि हाँ यार बर्गर कम सेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो, फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 50 years इन द नंबर ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज। मुझे बताओ इसमें उसको कुछ क्वांटिटेटिव डाटा ऐड करना चाहिए था या क्वालिटेटिव ऐड करना चाहिए था? जब वो ये बात कर रहा है तो कौन सा डाटा उसको मजीद ऐड करना चाहिए था इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? कौन सा डाटा होना चाहिए था इसके अंदर जो मजीद वो ऐड करता था? क्वांटिटेटिव, बिल्कुल। ये क्वांटिटी, ये नंबर ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज ने बताया ना, तो नंबर ऑफ, वो कितने नंबर है उनके ऊपर वो बात करता। क्वांटिटेटिव के ऊपर अगर वो बात करता तो डेफिनेटली देयर वाज अ थिंग जो कि इसको वर्थी इनफ बनाती। आगे जी देखते हैं, इसके बाद बी के ऊपर जो है, बी पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी हम देखते हैं कि बी जो है वो क्या है। जी हाशिर साहब प्लीज पढ़िएगा जरा बी को। The number of businesses using the internet for selling products has increased greatly in recent years. Shoppers too are using the internet in great numbers to buy all types of products such as books, cameras, and clothing. Although e-business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are a concern for both business and consumers. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जब आप इसको पढ़ते हैं, the number of businesses using the internet for selling products has increased greatly in recent years. Shoppers too are using the internet. So do you feel कि यहाँ पे आपको जो है वो कुछ एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, या ये एक प्रॉपर जो है आपके पास इंट्रोडक्शन है, या ये एक वीक इंट्रोडक्शन है? पहले तो इस पर बात करते हैं, क्या एक वीक इंट्रोडक्शन है ये? ये एक वीक इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है? सबसे पहले तो इसकी लेंथ पर बात करें, इसके अंदर मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 5 लाइनें मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर, क्या इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है? थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट जो पूरे के पूरे इस पैराग्राफ की जान है, इसके आइडियाज को बता रहा है। और वो थीसिस स्टेटमेंट है हमारे पास कहाँ पे? ये वाली जो है वो, although e-business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are concerned for both. तो ये हम जो है वो कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक गुड वन है। जी नईम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें हमारे पास जो है ना, ये भी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज है। द नंबर ऑफ बिजनेस यूजिंग इंटरनेट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली। चले, अब हमने बी को देखा, हम सी की तरफ आ जाते हैं। देखा जी, जी
अब हम जो है वो सी के ऊपर आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी नईम साहब इसको जरा देखिएगा, स्टार गीजिंग लुकिंग एट द स्टार्स। Bismillahirrahmanirrahim. Stargazing, looking at the stars, is something everyone should try. I love it. When looking at the night sky, most people observe that the moon, planets, and stars move from the east side of the sky to the west over a period of several hours. In fact, this movement is actually the movement of the Earth rotating on its axis. In addition, as the Earth revolves around the Sun, throughout the year, different stars are visible at different times. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आपने ये बताना है कि क्या ये अच्छा लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? जी, स्ट्रॉन्ग है, वीक है? जी, डॉक्टर सानिया साहब को लगता है ये गुड है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है। अब आप सबने इसको स्ट्रॉन्ग कहा, तो मैं आपके जवाब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आप मुझे इसमें से थीसिस स्टेटमेंट ढूंढ के बता सकते हैं वो कहाँ पे है? क्या आप इसमें से थीसिस स्टेटमेंट देख सकते हैं कि क्या थीसिस स्टेटमेंट है इसके अंदर? मैं दोबारा बता दूं, थीसिस स्टेटमेंट किसी भी टीम है, वो मरकजी ख्याल है, एक ऐसा सेंटेंस है जो उस पूरे के पूरे थीसिस को, पूरे के पूरे ऐसे को बता दे। तो इसमें क्या आपके पास थीसिस स्टेटमेंट है, कोई ऐसी लाइन है जिस तरह से आपके पास ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हो तो वहां पे है, ऑल्दो ई बिजनेस हैज बिकम पॉपुलर, देयर सर्टेन रिस्क्स इन्वॉल्वड इन इंटरनेट शॉपिंग दैट आर कंसर्न फॉर बोथ। एक जनरल थीम उसने बता दिया। तो इसकी आखिरी लाइन आप पढ़ते हो, इन एडिशन एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन थ्रूआउट द ईयर डिफरेंट स्टार्स आर विजिबल एट डिफरेंट टाइम्स। सो डू यू फील कि इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट है? मुदस्सिर वेरी गुड, आमना वेरी गुड। इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो है, मिसाल के तौर पर इसमें थीसिस स्टेटमेंट क्या हो सकती थी? वो स्टार गेजिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वो शायद थीसिस स्टेटमेंट अगर लिखना चाहता तो वो कहता थी, स्टार गेजिंग इज अ वैल्यूएबल वे टू लर्न अबाउट आर वर्ल्ड एज वेल एज द आउटर स्पेसेस। क्या वो ये कह सकता था, स्टार गेजिंग इज अ टेक्निक इन विच द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट। ठीक है, सो अब जो है एक क्राइटेरिया के मुताबिक फेल हो गया, थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, बट इट मींस अगर आपने अपने पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी तो आपका भी गलत होगा। अब दूसरी चीज, स्टार गेजिंग लुकिंग एट द स्टार इज समथिंग एवरीवन शुड ट्राई, आई लव इट। क्या आप अपने ऐसे में ये चीज लिख सकते हो, आई लव इट? आप ये बता सकते हो कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मेंशन, आप ठीक है आप करना चाहो तो जरूर करो, लेकिन अगर किसी स्टोरी के फॉर्म में आप लिख रहे हो, व्हेन लुकिंग एट द नाइट स्काई मोस्ट पीपल ऑब्जर्व दैट द मून प्लैनेट्स। अच्छा, अब ये मोस्ट पीपल से क्या मुराद है? इन मोस्ट पीपल ये कौन से वाले मोस्ट पीपल है? मोस्ट पीपल से क्या मुराद है? ठीक है, most people observe that the moon, planets, and stars move from the east side of the sky to the west over a period of several. In fact, this movement is actually called the movement of the Earth rotation on its axis. अब ये आप ढंग से खुद जरा सोच समझ के बताएं, ये कोई लिखने की बात है कि जी ये मूवमेंट जो है वो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस जो है वो कर रही है? सो ये हमारे पास एक वीक जो है वो स्टेटमेंट है, एक वीक पैराग्राफ है, और ये एक अच्छा पैराग्राफ नहीं। सिर्फ लेंथ को देख के किसी भी पैसेज के सत्यवादी ना चले जाया करें कि इसने इतना लिखा है तो सही लिखा होगा। जिस तरह से मेरे एक दोस्त है, अभी भी हूँ, अल्लाह ताला की जात उन्हें सलामत रखे, मेरे दोस्त हैं, तो हम एक दिन ना चाय पे बैठे हुए, मैंने कहा यार उनका नाम जो है वो अब्दुल्ला है, मैंने कहा अब्दुल्ला मुझे एक तुमसे बड़ा इख्तलाफ है। कहते जी क्या? मैंने कहा जो भी चीज तुम्हें रिटर्न में मिल जाती है तुम उस पर क्वेश्चन नहीं करते हो, तुम्हें ये लगता है कि जो लिख दिया है। अब किताब पे भी बंदा ऑब्जेक्शन करे, किताब लिखने वाला भी तो इंसान है भाई, उसने भी तो गलती कर सकता है ना। तो ये चीज के सिर्फ उसकी लेंथ को देखा, हाँ ठीक है यार ये बड़ा जबरदस्त है, ठीक लिखा होगा, ठीक है, तो आपने अपने पैरामीटर्स को पूरा देखना। अब हम एक और पैसेज को देखेंगे, ये एक्टिविटी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ओके जी, हम आसिफ नवाज साहब को क्लास में खुशामदीद कहते हैं। आसिफ नवाज साहब, आप जो हैं, आसिफ साहब, हम जो भी हमारे पार्टिसिपेंट लेट होते हैं ना, हम उन्हें एक अदद ऊँट इनाम में देते हैं ताकि वो ऊँट उन्हें तंग करता रहे और वो कल से लेट ना हो। तो एक छोटा सा, आसिफ नवाज साहब हैं हमारे साथ। आसिफ साहब, एक छोटा सा जोक है, अगर आप इजाजत दें, अच्छे वाला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आसिफ साहब, आप सुन रहे हैं? वो ये है कि एक बच्चा था, वो इस इम्तिहान में ना, आसिफ साहब, उसने कहा कि वालिद साहब भी आ गए हैं रिजल्ट चेक करने। बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा। तो अगर जो है मैं एक सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ, तो आपने कहना है कि एक मर्द मुसलमान की तरफ से इस्लाम कबूल हो। अगर मैं दो में हुआ तो कहना दो मुसलमानों की तरफ से इस्लाम कबूल हो। उसने कहा चलो ठीक है, आपके वालिद साहब है, मैं आगे इस तरह से बता दूंगा, तो इससे ये है कि आपके वालिद साहब को पता नहीं चलेगा कि आप कितने सब्जेक्ट में फेल हैं। वो रिजल्ट देख के आया तो उसने आंखों से पूछा, हाँ जी कितने में फेल हो? तो आंखों में उसने पूछा, उसने कहा पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से इस्लाम कबूल है। ठीक है, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से इस्लाम कबूल का मतलब था कि वो बिल्कुल फेल था। तो आसिफ साहब, आपको हमारे अस्तबल में बंधे हुए सारे ऊँट मुबारक हो कि आप लेट आए हैं और काफी लेट हो गए। ठीक है, कोशिश किया करें टाइम से ज्वाइन करें। अच्छा जी, अभी हम ना चलते हैं, और डी वाला पैसेज हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट है। आसिफ साहब, चूंकि थोड़े से लेट हो गए हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन, कौन सा इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, कौन सा वीक है, हमें किस तरह से कंपेटिटिव एग्जाम्स में जो इंट्रोडक्शन लिखना है उसको मजबूत लिखना है, और किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सी, अब हमारे पास ये एक पैसेज है, इसको जो है डॉक्टर सानिया साहिबा जो है वो पढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, द ओरिजिन ऑफ आयरिश म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड बैक nearly 2000 years. जी सर. The origins of Irish music can be traced back nearly 2000 years to the time when the Celts arrived in Ireland. Music thrived under the rule of the chieftains, but later declined during the British colonization of Ireland. However, during the Great Famine of the 1840s, thousands of Irish people immigrated to North America in search of a better life, taking their music with them. Irish music soon became established in American cities with a high proportion of Irish immigrants, such as Chicago and Boston. These cities are popular tourist destinations with many interesting sights. However, Irish music really became known to a wider audience in the 1970s when musicians experimented with more modern arrangements of traditional songs and fusion with rock, world music, and jazz. Jazz originated in the American South in the early 20th century. Now in the 21st now in the 21st century, Irish music is more popular and successful than ever. थैंक यू सो मच जी। पार्टिसिपेंट्स, आपको अंदाजा हो गया होगा डॉक्टर साहब जब पढ़ रहे थे, तो मैंने पूछा ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, क्या लगता है आपको? आशीष साहब को लगता है स्ट्रॉन्ग लगता है, तो ठीक है, आशीष को पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है हमारे पास जो है वो। आमना साहिबा को वीक लगता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकते हैं सबके। जी, बाकी पार्टिसिपेंट्स को ये हमारे पास जो है ये एक मजबूत है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। वीक है डॉक्टर सानिया साहिबा को लगता है। अच्छा जी, जिन पार्टिसिपेंट्स को ये वीक लगता है, वो इन्हें क्यों लगता है वीक जो है वो? वेरी गुड हाशिर साहब जो है वो। हाशिर साहब, आपने लाइंस का बता के ना, हालांकि आपने स्ट्रॉन्ग कहा था, ये लेंथी ज्यादा है। पहली बात ये है कि ये एक वीक इंट्रोडक्शन है। हमारे पास लाइनें होनी चाहिए 5 से 10, और इसमें तो लाइनें ज्यादा हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात जो है वो, अब ये एक चीज और देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। आसिफ साहब, आप भी जरा इसको देखिएगा। अब हमारे पास टॉपिक है जी, द ओरिजिन ऑफ आयरिश म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड बैक nearly 3000 years to the time when the Celts arrived in the Ireland. Music thrived under the rule of the Shaktian, but the later declined during the British colonization of Ireland. However, during the Great Famine, अच्छा मुझे ये ईमानदारी से बताएं, म्यूजिक की बात हो रही है, ये क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग द ग्रेट famine of the 1840, thousands of Irish people emigrated to North America in search of better life. ठीक है, ये क्या, ये लाइन बनती है यहाँ पे?
कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द बेटर लाइफ, की बेटर लाइफ वाली को बात की है सेंस आपको लग रहा है यहाँ पे कि इसकी जरूरत थी कि फेमिनिन ऑफ 80-40 में थाउजेंड ऑफ पीपल, हालांकि हम तो बात म्यूजिक की कर रहे हैं, तो इस लाइन का कोई यहाँ पे जवाब है नहीं है, ठीक है। टेकिंग देयर म्यूजिक विद देम, शायद वो ये कहता है however during the great famine या great 1840 people brought their music with them, ये बताने की कि वो नॉर्थ अमेरिका से आए थे बेटर लाइफ के लिए, तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है ये देखिए, अब म्यूजिक की बात हो रही है तो ये इसकी क्या जवाब बनती है, दीज सिटीज आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद मैनी इंटरेस्टिंग साइट्स। हम तो म्यूजिक की बात कर रहे हैं ना, तो साइट्स का क्या इसके अंदर काम है, आप समझ रहे हैं ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास वीक है। अच्छा जी, jazz originated in the American Scotch in the early 20th century. No, in 20th century Irish music is more popular than and successful than ever. अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जो है ये जैज ओरिजिनेटेड इन द अमेरिकन साउथ इन द अर्ली 20th सेंचुरी, अगर आप जैज की बात कर रहे हो तो बाकी म्यूजिक की टाइप्स की भी तो बात करो। तो फिर ये हमारे पास जो है वो एक वीक हमारा इंट्रोडक्शन है जो आप नहीं लिखेंगे। जब भी आप लिखेंगे आप क्या करेंगे, और इसमें तीसरी स्टेटमेंट भी हमेशा, ठीक है, इन वजूहात की बिना पे हम इसको इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास वीक है। आखिरी हमारे पास एक ही हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन है, इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नंबर ई पे है हमारे पास जो है वो, जी आसिफ नवाज साहब ये आपने पढ़ना है ई वाला, एडजस्टिंग टू अनदर कल्चर्स फूड। Adjusting to another culture's food can be a challenge for many travelers. The geography of a country can greatly affect the typical foods that are eaten by its people. ठीक है आसिफ साहब, वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, वीक इंट्रोडक्शन है, क्या लगता है आपको? डेफिनेटली आसिफ साहब भी इसको आंसर करते हैं। आसिफ साहब ये वीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक वीक है और बहुत शॉर्ट है। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू आसिफ साहब, ये बहुत शॉर्ट है इसलिए ये वीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अच्छा ये देखिएगा, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू अनदर कल्चर्स फूड कैन बी चैलेंज फॉर मैनी ट्रेवलर्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कल्चर्स फूड की बात हो रही है ना। द जियोग्राफी ऑफ ए कंट्री कैन ग्रेटली इफेक्ट द टिपिकल फूड्स। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पहली दो लाइनों के अंदर आप रेलिवेंस फाइंड करने के काबिल हैं? कल्चर्स फूड, जियोग्राफी ऑफ अ कंट्री कैन ग्रेटली इफेक्ट द टिपिकल फूड। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशन की भी प्रॉब्लम। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज के सेशन के बाद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको CSS के अंदर जो हमने एसेज इंशाल्लाह करने हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो हम डिस्कस ही कर सकते हैं इन एसेज में से जो है, और जो डेफिनेटली इवैल्यूएशन सेशंस में स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो असाइनमेंट्स दी जाएंगी और उनके साथ वो चेक किए जाएंगे। ये वाले क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो सीन सारे के सारे आपके होंगे। और अलबत्ता अगर आप अपने तौर पर भी इन एसेज की प्रैक्टिस करना चाहें तो इन पेजेस का प्रिंट ले लीजिए, ये आपकी ड्राइव में ऑलरेडी मौजूद है। इन्हीं थीम्स को तैयार कीजिए, और ये मैंने आपसे अर्ज किया कि आपके पास जो है वो तकरीबन 27 जो है ये थीम्स हैं, और इन्हीं में से आपका ऐसा, तो हमने इंट्रोडक्शन को लिखना सीख लिया। अच्छा जी, क्या आप अब जो है CSS के पेपर में बैठे होंगे, इंट्रोडक्शन वाला पैसेज कैसे लिखना है अब आपको क्लियर है? मुझे ये गाइड कीजिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि किस तरह से लिखेंगे? आपको स्ट्रॉन्ग का भी पता चल गया, वीक का भी पता चल गया, आपको थीसिस स्टेटमेंट का भी पता चल गया आप कैसे लिखोगे, आपको ये पता चल गया कौन कौन सी डिटेल्स लिखेंगे, और मुझे यकीन है ये क्लियर हो गया ढंग से। रिटर्न लगाया आपने कि आपको पता चल गया कि हाँ यार, अब आप देख के बता भी सकते हो किसी का कि ये CSS में ये जो तुमने पैराग्राफ देखा है ना, ये बड़ा वीक है, इसके अंदर ये वाली चीजें कम है, अगर ये वाली चीजें ऐड कर लो ना तो ये एक अच्छा बन सकता है। और मेरा ख्याल है कि अब आप इस काबिल हो गए होंगे। चलें अब हम इंशाल्लाह कल की क्लास में यहाँ से आगे प्रोसीड फर्दर करेंगे। अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2 में हमारे पास इडियम्स हैं, कम्पेटिटिव एग्जाम्स के, और जी कम्पेटिटिव एग्जाम्स में हम जो हैं बड़ा आसान हमारे पास आज इडियम्स हैं। स्क्रीन कैंडी मूव कर दीजिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ ऐसे।
जी जी, मुदस्सिर साहब आपका क्वेश्चन है, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज आप माइक अपना ओपन कर लीजिए। मुदस्सिर साहब आपका माइक आप ओपन कर सकते हैं, मैंने दोबारा आपको अलो कर दिया है। नहीं, डॉक्टर साहब इस क्लास में नहीं है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है मुदस्सिर साहब तो आप पूछ सकते हैं, हम 30 सेकंड वेट कर रहे हैं आपके लिए। अगर नहीं है तो फिर हम आपका हैंड रेज डाउन कर रहे हैं। अच्छा जी, आप जब भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम कुछ भी डिस्कस कर रहे होंगे हम वहीं पे रुकेंगे और सबसे पहले आपका क्वेश्चन देंगे और फिर उसके बाद आगे चलाएं। ठीक है जी। ओके जी। आमना सैरी साहिबा, आप क्योंकि आईटी को अच्छे से समझते हैं, ये जो जूम है क्या ये एक हाथ खड़ा करने की इजाजत देता है या हम दोनों हाथ भी खड़े कर सकते हैं? क्योंकि आमना साहिबा जो है इनका आईटी से बैकग्राउंड से है। एक से ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन हमें लाइटर नोट था, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने उसको बड़े संजीदगी से आंसर किया। अच्छा जी, हम प्रीवियस पेपर के इडियम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम 1992 के और 1993 जो है। सर मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा, आप लिख लीजिए मुझे, आप लिख लीजिए। माइक आपका तो ओपन हमने कर दिया है, हमारी तरफ से तो ओपन है। ये देखिए, हम में सामना साहिबा का करते हैं, सभी का ओपन हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, अब मैं सबको कहता हूँ कि अनम्यूट कर लें खुद को, सबके पास मैसेज चला गया है, अब सभी अनम्यूट होना चाहें तो हो सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है उस सबको माइक दोबारा बंद कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन है ना, आप उसको देख लें। अच्छा जी, जूम वैसे काफी फीचर्स देता है हमें। ठीक है। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, हम जो है जब भरने की कोशिश करते हैं, आपको पता है हम अपनी मीटिंग को लॉक भी कर सकते होते हैं कि गिवन टाइम के बाद जो है वो फिर कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आप सबसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि ज्वाइन किया करें लाजमी, तो हम फिर इसको ना गैर फाल ही रखते हैं। अच्छा जी, अब हम जो हैं आगे चलते हैं तो 1992 और 1993 के ईडीएम रखेंगे। बहुत आसान ईडीएम है और इस पे शायद हमें समझना भी ना पड़े ज्यादा। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब इसका ये होता है कि जब आप जो है वो आगे कुआं पीछे खाई, या जनाब जाएं तो जाएं कहाँ पे। ठीक है, सो डायलिमा में होना। ठीक है, एक डिफिकल्ट चॉइस में होना चाहिए। ठीक है सर, पीएमएस में 200 वर्ड्स का नोट आता है, इस प्रोसीजर ऑफ राइटिंग। हाँ, वो जो 200 वर्ड्स का नोट आता है ना, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं मुझे साहब। और पीएमएस में ना वो पहला क्वेश्चन ही होता है, उसको इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन वाला पैसेज लिखा है, लेकिन उसमें डिटेल्स कुछ ज्यादा होंगे। ठीक है, उसमें 200 से 250 के करीब वर्ड्स आपके होंगे। ठीक है, और उसको जो है वो एक पैराग्राफ, हर पीएमएस के पेपर में आपको 15 से 20 पैसेज को लिखना होता है। उसमें आप सिर्फ जो है क्या करोगे, एक पैसेज लिखोगे जिसमें 200 वर्ड्स तक आप चले जाओगे और जनरल डिटेल ज्यादा लिखोगे। थीसिस स्टेटमेंट उसी तरह से एंड पे आएगा। हाँ इडमान, अच्छा जी, ठीक है जी, आपने जुमला बनाया, वेरी गुड। बहुत आसान है जी। सेकंड भी, वाइल्ड गूस चेस, एक बेकार की कोशिश करना जिसको हासिल ना किया जा सके। ठीक है, ओवर हेड एंड ईयर्स, जो चीजें आपके जो हैं वो ताकत से बाहर चले जाती हैं, जो सर और कानों से सब कुछ ऊपर हो जाता है। ठीक है, टाइम एंड टाइड, वक्त और भाटा, जो ये कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड जो होती है, टाइड में से लहर को कहा जाता है कि जो समंदर की लहर है ना, वो और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है जी, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, क्योंकि आज आसान है, मैं इसलिए सिर्फ जो है वो लिख रहा हूँ, मुश्किल से गुजारा करना। ठीक है जी, टू बीट द बुश होता है इधर उधर की जो है वो हाँकना, गप्पे मारना, लंबी लंबी छोड़ना। ठीक है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब होता है जी जब जो है वो आप बेचैनी महसूस करते हो। अब फिश इन ट्रबल वाटर होता है। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है
कि आप जो हैं जब किसी का सर से जायजा लें। अच्छा, वैसे इन इडियम्स को देख के आपको लगता नहीं कि 1990 के बाद सीएसपी बनना कोई मुश्किल काम नहीं था? आपको नहीं लगता ये आसान आसान से इडियम्स हैं, तो इनको जो है वो ये तो आसान सा ही काम है? क्या लगता है आपको कि हमारे आज वाले इडियम्स को हम देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या बात है? तो क्या लगता है आपको कि आसान काम ही था या मुश्किल था? हाँ सारा, टू लिव फ्रॉम अ फिश इन अ ट्रबल वाटर, ठीक है, व्हेन आई एम आउट of my library, I feel like a fish in troubled water. ठीक है सारा साहबा, ठीक है। तो जब जो है वो लाइब्रेरी से बेचैनी महसूस करना ना, ठीक है, तो ये इसका जो है वो जुमला हो सकता है। एक और तरह से भी इसको जनरली ट्रीट किया जाता है, अ फिश टू फिश इन ट्रबल वाटर। अच्छा जी, दो चीजें हैं, ये मैंने जो किया ये अ फिश इन ट्रबल वाटर है। एक अगर हम जो है वो टू फिश इन ट्रबल वाटर जो है ना, इसको भी देख लीजिएगा, इसका मीनिंग तब्दील हो जाता है, ठीक है, इसका मीनिंग तब्दील हो जाता है टू की वजह से। इसका मतलब ये होता है टू फिश, जिस तरह से किसी की चीज को, कोई मछली को आप पकड़ते हो ना, जब आप जो है वो किसी से कोई फायदा लेने की कोशिश करते हो, टू फिश, तो मछली को तब पकड़ना जब समंदर के अंदर जो है वो तूफान आया हो। तो इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो कि टेक एडवांटेज, किसी से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हो कि व्हेन एवरीथिंग इज नॉट फाइन, व्हेन द थिंग्स आर नॉट गुड, तब आप फायदा लेने की कोशिश करते हैं। अब इसका जुमला क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर, आई हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट बट नाउ दैट पर्सन इज फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स बाय आस्किंग मी टू टेक बैक माय शेयर्स। और आसान कर लें, आई हैव इन्वेस्टेड इन व्हीट but now the investors are are requesting me, are instructing me to pull back my resources because they want to fish in troubled waters. This is a combined, ठीक है जी। नाइन्थ नंबर पे जो आप इडियम करेंगे वो है हमारे पास प्ले ट्रंच, TRUNC। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना, ठीक है। स्कूल से जब बच्चे जो होते हैं ना वो बैग उठाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं प्ले ट्रंच, रन अवे फ्रॉम स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। प्ले डाउन है जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो। प्ले डाउन का क्या मतलब होता है? प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज की अहमियत को कम करना, ठीक है। मेक समथिंग मिनिमम ऑफ, किसी चीज की अहमियत को कम करना प्ले डाउन कहलाता है, ठीक है। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एहसन इज अ वंडरफुल पर्सन बट द हैबिट ऑफ प्लेइंग डाउन द पीपल इज नॉट गुड, ठीक है, दूसरों की अहमियत को कम करना, ठीक है जी। 12 नंबर पे इसी प्ले के आखिर पे अगर आप जो है वो प्ले डाउन टू लगा देते हो, मीनिंग फिर बदल जाता है। प्ले डाउन का मतलब होता है कि आप अपने स्टैंडर्ड को टू मिनिमाइज या डाउनग्रेड योर ऑन स्टैंडर्ड, ऑन स्टैंडर्ड्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ समवन। वो आपने देखा होगा कि वो बचपन में जब हम छोटे छोटे होते थे ना, शाहरुख खान की मूवी लगा करती थी वो थर्ड क्लास बॉलीवुड मूवीज। वो बचपन की कहानी है कि मैं बॉलीवुड मूवीज देखी, उसके बाद तो फिर हॉलीवुड पे ही चले गए, उसके कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। तो वो बारिश हो रही है तो उसके बाद उसको, क्योंकि उसकी कोई लवर है, आशिका है, उसने से कहा है कि नहीं तुम्हें ये खास किस्म की शर्त जो है वो पूरी करनी होगी, तो उसने जो है वो गाना बना दिया, बारिश में चला आया, बोतल भी उठा लाया वगैरह वगैरह, तो अपने स्टैंडर्ड्स को कम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, जिस तरह से कुछ राइटर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, कुछ लोग हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को कम कर लेते हैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए। जिस तरह से अक्सर लोगों पे इल्जाम है कि जी सलीम साफी जो हैं
वो प्ले डाउन टू करता है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि वो PMLN को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। सो प्ले डाउन टू, ये हमारे पास है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी टर्न टर्टल। अच्छा जी, टर्न टर्टल का मतलब होता है कि जब जो है वो किसी चीज को बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कर दिया, टर्न अपसाइड डाउन, ये होता है जी टर्न टर्टल। मिसाल के तौर पर जो है वो, अच्छा अब ये कहाँ, ये है क्या, टर्टल को जानते हैं आप किसको कहते हैं? अजय देवगन हीरो था, हाँ हाँ, बस देख लें, ये बॉलीवुड मूवीज की इतनी बुरी बात है कि अगर देखें उनके हीरो तक का नाम हमें नहीं याद रहा कि क्या है। अजय देवगन था वैसे चलो जो भी था। अच्छा जी, ये टर्टल देखा हुआ है आपने? अच्छा, जब टर्टल को उल्टा कर देते हैं तो क्या, टर्टल को उल्टा कर देते हो तो क्या होता है, तो वो चलने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। तो अब उसको जो है जब चलने के काबिल नहीं रहता है टर्टल जो है, एक का मोड होता है कि उसकी शेल जो है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, देखते हो, टर्न टर्टल। इसका मतलब ये होता है कि जब टर्न टर्टल का मतलब है अपसाइड डाउन पे आ गई, अगर कोई कार है उसको टर्न टर्टल हो जाए, ठीक है। व्हेन आई collided with Ali, my car turned turtle, तो बिल्कुल ही उल्ट जाना, ठीक है जी, चल नहीं सकता। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो चीजें हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके बाद है टर्न द कॉर्नर। तो 3 नंबर पे हमारे पास है जी टर्न द कॉर्नर। अब टर्न द कॉर्नर क्या होता है? अच्छा जी, अब क्या होते हो कि जब आपने क्या किया कि जिस तरह से पाकिस्तानी इकोनॉमी है ना, अभी क्रिटिकल पॉइंट से गुजर रही है। पहले जो है वो स्मूथ चल रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी हो गई कि कॉर्नर तक आ गई, तबाही के दहानों तक आ गई। टर्न द कॉर्नर, एक क्रिटिकल सिचुएशन तक पहले तो आना, और उसके बाद जो है वो क्या करना, अब उसके बाद रिकवर होना शुरू करना, हो जाना। सो ये हमारे पास है जी जुमला टर्न द कॉर्नर के मतलब वो जो कॉर्नर था पेज का, वो जो कॉर्नर पे जिंदगी आके रुकी हुई थी, अब वहां से टर्न ले लिया। अच्छा यार, इस तरह से समझने की कोशिश करो। देखो, ये जो है वो एक बंदा है, वो पहले यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक नुक्कड़ पे बिल्कुल खड़ा है, ये कर लो और ये कर लो, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि जिंदगी ने उसको जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अब वो इन लाइनों पे आ गया, तो उसने कॉर्नर से टर्न ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो क्रिटिकल सिचुएशन से रिकवर होना शुरू हो गया। समझ में आया आपको? टर्न द कॉर्नर, तो वो समझ, मिसाल के तौर पर डॉक्टर बिलीव दैट अली हैज रिकवर्ड एंड ही हैज टर्न द कॉर्नर नाउ। क्या आप ये भी कह सकते हो, डॉक्टर बिलीव्स नवाज शरीफ हैज टर्न द कॉर्नर एंड ही विल बी बैक टू पाकिस्तान सून, ठीक है जी। सो ये हमारे पास है। क्यों डॉक्टर सानिया साहबा, आप अपने वसी तरीन तजर्बे की बुनियाद पर बताइए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कब तक रिकवर होकर वापस आ जाएंगे? आप भी डॉक्टर हैं तो उनका कभी जो है वो आपको समझ में आया मसला, उनके मसाइल जो हैं वो किस कब खत्म होंगे? फियर फोन हाँ, सही कह रहे हैं आप जी। अब फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छा जी, एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ मतलब के वक्त पे ही आपके पास आ जाता है, वो फेयर वेदर फ्रेंड होता है। अंडर अ क्लाउड, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मसला जब आप जो है वो मिसाल के तौर पर किसी वजह से सस्पिशन का शिकार हैं, तो आप अंडर अ क्लाउड होते हैं, ठीक है सर। 15 वाला इडियम ये था। 16 नंबर पे आपके पास ये है बर्न वंस बोट्स, इनके अपने जुमले बना के जो है वो सेंड करने हैं। बर्न वंस बोट, अपनी ही कश्तियां जला लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई गुस्से में जाता है, अपने शो जाके बॉस को 2-3 थप्पड़ रिसीव करता है जॉब पे जाते ही, उसे कहता है कि मुझे तो तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, और वो क्या करता है, बर्न वंस बोट,
कि वो अब तो वो वापस ही नहीं जा सकता। एक ऐसा नुकसान जो, हाँ जी, व्हेन रिसीव्ड ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। हाँ, ये बड़ा क्रिटिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया है, तो उन्हें मिल जाएगा जल्दी। सो बर्न वंस बोट के जब जो है, जिस तरह से मियां साहब ने जब जीएसक्यू के हवाले से कुछ 2-3 रिमार्क्स दिए थे, तो उन्होंने अपनी बोट्स को बर्न कर लिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है, जब आप अपने आप को, अपनी कश्तियों को खुद से जला लेते हो। 17 वाला इडियम खैर आपको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको इसका बड़े कसरत से पता है। ये अमेरिका जैसे ममालिक में बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होता कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, जब आप पैसों के बदले अपनी लॉयल्टीज को बदल देते हो, वो होता है आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। हॉर्स ट्रेडिंग, जब आप निगोशिएशंस करते हो, बार्गेनिंग करते हो, उसके बाद जो है वो किसी चीज की मलकियत या अपनी वफादारियों को तब्दील कर देते हो, वो हॉर्स ट्रेडिंग के जिम्मे है, ठीक है। सो आई एम श्योर कि यहाँ तक चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि आपका क्विज था। और आपके क्विज में आज जो है वो हमारे पास इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन थे, पूरी की पूरी फाइल शामिल थी। और वो मैंने आपको बता दिया हुआ था कि किस किस चीज का आपका जो है वो टेस्ट होगा। सो जी, कौन कौन रेडी है जी क्विज के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर द क्विज, फॉर टुडेज क्विज? किस किसने तैयार किया हुआ है? नईम साहब ने किया हुआ है। वैसे तो हमारे पास ये भी थी कि फाइलें जो है वो कुछ और भी थी, लेकिन चलें हम जरा इस्लामिक स्टडीज वाले सेक्शन को ही ले लेते हैं। अच्छा, मुझे गाइड कीजिएगा कि एहसनुल किस्सस जो है वो किसको कहा जाता है? एहसनुल किस्सस जो है वो किसको कहा जाता है? वेरी गुड। सूरह यूसुफ को कहा जाता है। हजरत आयशा, होली प्रॉफिट पीस बी उबान हिम, की कितने साल बाद दुनिया से रहलत फरमा गए थे? कितने साल बाद इनकी जो वफात हुई थी? 45 ईयर्स जो है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब सोलर इक्लिप्स लगता है तब कौन सी नमाज अदा की जाती है? सूरज ग्रहण जो है वो नमाज कसूफ, वेरी गुड, अदा की जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन सबसे पहले सहाबी थे जिन्होंने पहली अजान दी थी? कौन से पहले सहाबी हैं? हजरत बिलाल, मुकम्मल नाम बताइए। हजरत बिलाल इब्ने रिबा थे, बिलाल हबशी थे, हजरत अली थे, कौन थे? बिलाल इब्ने रिबा थे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अरबैन जो है किताब है, उसके अंदर कितनी जो है वो किताबें हैं, कितनी ट्रेडिशंस की किताबें हैं? 40 ट्रेडिशंस की जो है वो बुक है। अच्छा जी, ये गाइड कीजिएगा मुझे कि स्पेन को किसने उमैया दौर के अंदर जो है वो फतह किया था? अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स मुझे ये गाइड कीजिएगा कि सिहाय, हाँ ठीक है, ये आसान है। सिहाय सिता की जो किताबें हैं ये तो काफी इजी है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जुल्म अजीम किसको कहा गया है कुरान पाक में? कुबा और मदीना के अंदर कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? कुबा और मदीना के अंदर कितने किलोमीटर का डिस्टेंस? 5 किलोमीटर का। हजरत खतीजा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के साथ शादी की थी? हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा है। मिराज जो है वो किस सदी में कब हुआ था, किस साल हुआ था मिराज? 621, 23, 24?
मिराज 621 एडी में हुआ था। मुझे बताइएगा कि इस्लाम का सेकेंडरी सोर्स कौन सा है, कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास या इनमें से कोई भी नहीं? इजमा, कियास जो है वो। अच्छा मुझे बताइएगा कि कुरान पाक की जो है वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसके ऊपर जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, और किस सूरत में 2 दफा है? किस सूरत में 2 दफा है? सूरह नमल में 2 दफा है। अच्छा मुझे बताइएगा कि बनु बनु ताफिक ट्राइब जो है वो कब जो है इनहेबिटेड हुआ था, कब जो है वो वजूद में आया था, कहाँ पे था, कहाँ पे रहते थे? इनहेबिटेड थे। अच्छा जी, कहाँ पे होते थे जी? बनु ताफिक जो है ये कबीला था, ये मक्का थे, मदीना थे, ये ताइफ में? ये ताइफ के अंदर थे। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि ज़ुकात के कितने मुसारिफ हैं, हेड कितने हैं ज़ुकात के? 8 हैं। ऑलराइट। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है के मुताबिक अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है इस जमीन पर? मस्जिद है जी। द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीसेस, हदीस को कंपाइल करने का जो तीसरा दौरानिया था वो कब से कब तक था? 171 to 220। वेरी गुड। ओके मुझे ये गाइड कीजिएगा कि या सबूहो, अभी अरेबिक में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में है। सो या सबाहू का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या सबाहू? गुड मॉर्निंग। गुड। जबले नूर कहाँ पे है? जबले नूर कहाँ पे है? जबले नूर कहाँ पे है जी? आशु सर। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी कुरान पाक की सूरत है जो कि सहाबी जो है उनके नाम के ऊपर है? कौन सी ऐसी सूरत है जो सहाबी हैं उनके नाम पे है? अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बोटे बेटे भी थे। हज़रत ज़ैद जो हैं वो उनके आई थिंक आयत है, बल्कि सूरत नहीं है शायद, आयत है कि हज़रत ज़ैद जो है वो उनका नाम मेंशन है। आई थिंक सूरत नहीं है इस पे वो। अच्छा जी, जो फीमेल है मुस्लिम फीमेल इज कफन्ड in how many sheets Muslim female is kaffaned? 8, 5, 1 or none of these? 5 and the male Muslim male is kaffaned in 3. Okay. So Pious Caliphate lasted for 18 years, 20 years, or 30 years? 30 years. All right. So, participant, I'm sure that all of you are enjoying the session. आप बहुत सी नई चीजें लर्न कर रहे हो और आप जो है वो ढंग से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। सो आई एम श्योर कि बहुत सी चीजें नई सीखी, नया सीखने को मिला। So hope to see all of you inshallah in tomorrow's session. Allah, take care of yourself. Have a good night. Allah Hafiz.